हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्टोग्राफी सेकेंड चैप्टर के पार्ट 2 की। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में वेस्टर्न से रिलेटेड हिस्टोग्राफी का क्या रिलेशन था देख लिया है। हमने सेकेंड चैप्टर चालू किया था जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने स्टार्ट कर दिया था कि कैसे इंडिया में हमने एंशिएंट पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड मेडिवल हिस्ट्री जानी कि कैसे हिस्टोग्राफी ने शेप लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, आगे का चैप्टर, बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। आई एम गोना शेयर द स्क्रीन एंड ऑल्सो आई एम गोना टेल यू दैट थैंक यू सो मच। आपने इतने मेरे चैनल को लाइक किया एंड सब्सक्रिप्शंस बढ़ गए मेरे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, सो लेट मी क्विकली शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिस्टोग्राफी सेकेंड चैप्टर हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या होता है उसकी बात करते हैं। नाउ व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी इज समथिंग, आपका आपका ब्रेन, आपका क्या थिंकिंग है, आप किसी चीज के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड योर आइडियोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग कोई चीज को बहुत ज्यादा मानते, लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कोई हिंदुइज्म को बहुत मानता है, तो वो हम उसे कहते हैं कट्टर हिंदू, जिसे जैसे कहते हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी यानी उनकी सोच, बेसिकली उनकी सोच क्या है। तो आइडियोलॉजी इज द थिंकिंग प्रोसेस। किसी भी चीज को करने से पहले आपकी आइडियोलॉजी मैटर करती है। अगर आप बहुत ही किसी चीजों में मानते हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशगुन होता है, ये सारी चीजों पे अगर आप मानते हो कि अच्छी बातें होती है, अपशगुन होता है, ऐसी चीजों पे मानते हो, तो ये आपकी एक मेंटालिटी है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव है, ये एक तरह का आपका आइडियोलॉजी है। तो हर काम में आपका ये रिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे कि अगर आप ये सारी चीजों पे, मुहूर्त वगैरह पे बहुत मानते हो, तो आप कोई भी काम हमेशा मुहूर्त देख के ही करोगे, टाइम देख के ही करोगे, ओके, दिन देख के करोगे। बट एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते ये सारी चीजें, उनका बस मानना है जब करना है तब करना है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। आइडियोलॉजी का मीनिंग होता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। जो हमने यहाँ पर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इंडियन हिस्टोग्राफी, जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इसका यहाँ पे मीनिंग सिंपल सा ये है कि लोगों ने हिस्ट्री लिखते वक्त उनका माइंडसेट क्या रहा है, उनका फ्रेम माइंड यानी उनका फ्रेमवर्क, यानी हिस्ट्री का जो वो हिस्टोग्राफी लिख रहे थे, वो जो किताबें लिख रहे थे या ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कोलोनियल हिस्टोग्राफी। तो कोलोनियल, हम मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था, कोलोनियल यानी कि कॉलोनीज बना के कहीं पे रहना। जो ब्रिटिश वॉज अ कोलोनियल रूल करता था, ब्रिटिश अंपायर जो था वो कोलोनियल रूल करता था, यानी वो दूसरे देशों में जाकर, दूसरी जगहों पे जाके कॉलोनीज अपनी फॉर्म करता था, वहां पे अपने लोगों को भेजता था और वहां के एक्चुअल ओरिजिनल लोगों को अपना स्लेव एक तरह से बना के रखता था। ओके, सो कॉलोनीज बनाना, दैट इज कोलोनियल रूल। तो कोलोनियल हिस्टोग्राफी, ये माइंडसेट जिसका जिसका था, उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। द अर्ली स्कॉलर्स हैव हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके थे ऊपर वाले पार्ट में कि जो स्टार्टिंग में इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना जिसने चालू किया था, वो सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी है, मिशनरीज वो होता है पर्सन जो अपना धर्म प्रीच करता है, जगह से जगह जाकर अपना धर्म प्रीच करता है, उसे मिशनरी कहते हैं। तो पहले के जमाने में जब बुद्धिस्ट मिशनरीज हुआ करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे, तो हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग में लिखने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एंड क्रिश्चियन मिशनरीज लोग थे। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have
रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर। तो ये बात देखो, लास्ट टाइम भी मैंने एक ऐसे ही बोली थी ये बात कि जो भी राइटर्स थे, ब्रिटिश राइटर्स थे, उनकी राइटिंग में आप सेंस कर सकते हो कि वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन की मजाक उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो रेडिक्यूल करना यानी उस चीज का मजाक उड़ाना, एक तरह से उसके बारे में क्रिटिसाइज करके लिखना, उसको बैड लाइट में दिखाकर लिखना। सो प्रेजुडाइज का मीनिंग भी मैं पहले बता चुका हूं आपको। प्रेजुडाइज यानी कि किसी भी चीज के बारे में बिना जाने, कोई भी चीज या व्यक्ति के बारे में बिना जाने आप जजमेंट फॉर्म जो करते हो अपने दिमाग में कि ये ना वैसा दिखता है ना, वो ऐसा कर रहे हो ना, वो वैसे कपड़े पहनते हो ना, वो वैसी होगी, वो बेकार होगी। तो ये आप जो किसी के बारे में जजमेंट फॉर्म कर लेते हो उनको बिना जाने, तो उसे कहते हैं प्रेजुडाइज। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जितने भी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के अंडर आते हैं, उन सबकी मेंटालिटी में ये दिखता था, उनकी आइडियोलॉजी में ये दिखता था कि वो इंडियन कल्चर को रेडिक्यूल करते थे और वो एक प्रेजुडाइज लेकर चलते थे अपने दिमाग में इंडियन कल्चर के बारे में और लिखते थे। देयर राइटिंग्स वेर यूज्ड टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करना क्या होता है देखेंगे, द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो इनकी राइटिंग में वो कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते थे, यानी कि इनकी राइटिंग में वो जस्टिस समझते थे कि इंडियन पे जो ब्रिटिश रूल चल रहा है ये अच्छा चल रहा है, ये सही हो रहा है। इट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन देना, किसी बात को जस्टिफाई करना कि ये सही है। तो इनकी राइटिंग में ये दिखता था कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा है ये सही चल रहा है। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया published during the 1922 to 1937 common era are distinct examples of colonial historiography। फिर यहाँ पे ये लोग ने दे दिया है कि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके जो एक पूरा वॉल्यूम ऑफ बुक्स है जो 1922 से लेके 1937 में लिखी गई थी, पूरी पब्लिश की गई थी, लिखी तो पहले गई थी, पब्लिश की गई थी। सो उसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि इन्होंने कितना कॉलोनियल रूल को सपोर्ट में लिखा है, कितना इंडियन कल्चर को रेडिक्यूल किया है, कितना उनका ऐसा मानना था कि कॉलोनियल रूल सही है और इंडियन कल्चर अच्छा नहीं है करके। तो ये उनका प्रेजुडाइज आपको पता पड़ेगा। तो इस तरह की राइटिंग वाले, इस तरह की जिसकी भी मेंटालिटी थी, आइडियोलॉजी थी, वो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में आती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है वो पढ़ेंगे। मेनी ऑफ द यूरोपियन स्कॉलर्स, मेनी ऑफ द यूरोपियन स्कॉलर्स, लेट मी जस्ट ओके, many of the European scholars felt curious about civilization and countries of the East. Some of these scholars felt admiration and respect for them. Thus, these scholars were known as Orientalists. तो देखो ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ लोग बहुत अच्छे थे, वो जेन्युइनली चाहते थे कि कुछ अच्छा हो, वो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते थे, वो हमारी संस्कृत भाषा को पढ़ते थे, वो उन्होंने यहाँ की टेक्स्ट, सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह पढ़ के, आर्कियोलॉजी करके हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट ढूंढी थी। ये सब हम पढ़ चुके पार्ट 1 में, तभी ये सब बात मैं कर चुका था कि कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे, कुछ लोग ही ऐसे थे कि वो इतने क्यूरियस होते हैं नई चीजों के बारे में, नई नॉलेज के बारे में, वो बस अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को जो हमारे यहाँ पे कंट्रीज ऑफ द ईस्ट यानी कि हम हो जाते हैं, वेस्ट यानी कि वो लोग होते हैं वेस्टर्न साइड्स, यूरोप अमेरिका वेस्ट होता है, एंड ईस्ट यानी कि चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान ईस्ट होता है। सो सम ऑफ दिस स्कॉलर्स, तो इनमें से कुछ स्कॉलर्स जो थे इनको बहुत ही रिस्पेक्ट होता था हमारे कल्चर, हमारे टेक्स्ट जो मिले हैं, संस्कृत टेक्स्ट मिले, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले, हमारे यहाँ पे जो भी एविडेंस मिले हैं अलग अलग, ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसको, एंड उसके बारे में रिसर्च करके वो उसके ऊपर लिखते थे। तो वैसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। Now, the Orientalist studied the similarities between संस्कृत। देखो ऑलरेडी अब भी मैंने कहा संस्कृत भाषा वो पढ़ना, जितने भी स्कॉलर्स आते थे यहाँ पे, ब्रिटिश स्कॉलर्स आते थे जो ओरिएंटलिस्ट होते थे, उन सभी ने संस्कृत पढ़ी हुई है, उन सभी ने संस्कृत के बारे में जाना है, उन्होंने यहाँ तक कि संस्कृत के टेक्स्ट ट्रांसलेट किए हुए हैं। ओके, तो ये आपको समझना है। संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने लोगों ने ये ढूंढा। हम जो कहते हैं कि संस्कृत इज द सोर्स ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, आज की जमाने में जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसका सोर्स भी हम संस्कृत पे ट्रेस करते हैं। जैसे कि सिंपल वर्ड आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो वो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड भी संस्कृत वर्ड से लिया। मदर, फादर, ब्रदर, ये सारे वर्ड्स भी, मात्र, ये सब भ्रात्र, ये सारे वर्ड्स जो संस्कृत के ओरिजिनल वर्ड्स है उससे लिए गए हैं। ये सारा वो लोग ने ट्रेस किया, ये सारा वो लोग ने लिंक किया कि संस्कृत के अंदर ये सारे वर्ड्स पहले से मौजूद है। ओके, सो ये उन्होंने किया। आगे पढ़ेंगे, दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन and Sanskrit literature. Their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने हमने बात कर दी कि संस्कृत को उन्होंने मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस मान लिया था। वो एक ऐसी लैंग्वेज ही ढूंढ रहे थे जो सब लैंग्वेजेस की सोर्स हो। तो संस्कृत ही वैसी लैंग्वेज थी जो इतनी पुरानी थी, जिसमें से सारी दूसरी लैंग्वेजेस का हमें कहीं ना कहीं लिंक मिलता है। इन 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. So Sir William Jones ने ये जो उस जमाने के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, एंड उन्होंने, ब्रिटिश ऑफिसर थे यहाँ पर, एंड ये सिविल सर्विस में काम करते थे ब्रिटिश की इंडिया में। यहाँ पे इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी चालू की थी जो काम करती थी पूरे एशिया में, इतने कॉन्टिनेंट में जो भी रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू साइंस, ये कुछ भी रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज, आर्ट, ये जो भी चीज है, ये सब्जेक्ट से, ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, उसके बारे में पब्लिश करेंगे, उसके बारे में लोगों को जानकार और इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सब काम होता था एशियाटिक सोसाइटी में, ये गोल था एशियाटिक सोसाइटी का। तो 1784 में इन्होंने ये कोलकाता में चालू किया था। अमॉन्ग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी नाम आपको याद रखना है, विलियम जोन्स एंड मैक्स म्यूलर, deserves a special mention in his opinion. संस्कृत was the most ancient language of Indo-European languages. तो ये अब भी हमने जस्ट बात की कि संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पुरानी भाषा है जो सारी दूसरी भाषा से लिंक्ड की जा सकती है। तो मैक्स म्यूलर का भी यही कहना था, इन्होंने भी संस्कृत पढ़ी थी, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर है, इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी और इन्होंने संस्कृत वेदास वगैरह ट्रांसलेट किए थे। Okay, he was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text हितोपदेश। तो ये हितोपदेश क्या है? एकदम सिंपल, हितोपदेश एक संस्कृत टेक्स्ट, किताबें हैं बहुत सारी हमें जो मिली है। हित उपदेश, हितोपदेश, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। हित उपदेश, उपदेश यानी एडवाइस देना, हित यानी कि आपके फेवर में। तो हितोपदेश जो टेक्सेस है, जो अलग अलग बुक्स हमें मिली है, जो इसका राइटिंग्स मिले हैं, जिसके अंदर फेबल्स है। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज जिसके अंदर एनिमल के रूप में कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम स्टोरी सुनते हैं, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी सुनते हैं, या फॉक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी सुनते हैं। तो या एक आपने सुना होगा जो एक टोर्टोइस था जो लेक से दूसरे लेक में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ स्वॉन्स, दो बर्ड्स उसे लेके जाते हैं। ओके, सो ये जो स्टोरीज है जिसके अंदर मोरल होता है, कुछ मोरल होता है, गुड बिहेवियर का, बैड बिहेवियर का, वैसी स्टोरीज को फेबल्स कहा जाता है। तो हित उपदेश, अच्छी एडवाइस वाली ये फेबल्स में जो संस्कृत में टेक्स्ट थे, जिसका एक्चुअल राइटर आज तक प्रैक्टिकली डिबेट चल रहा है कि कौन होगा, लेकिन फिर भी माना जाता है विष्णु और नारायण नाम उसमें बार बार डिस्क्राइब होता है, तो नारायण करके कोई राइटर होगा ऐसा मानते हैं हम लोग। तो हितोपदेश जो था, फेबल्स जिसके अंदर एनिमल्स के थ्रू मोरल्स सिखाए जाते हैं, एंड बहुत प्यारी कहानियां हैं इसके अंदर अलग अलग। आप नेट पे सर्च करेंगे हितोपदेश एंड उसकी स्टोरीज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, कुछ तो आपने उसमें से पढ़ी भी होगी। तो इन्होंने, जो ये पूरा संस्कृत में था, तो इन्होंने मैक्स म्यूलर ने इसको ट्रांसलेट किया।
इसको पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इन्होंने 50 वॉल्यूम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, अलग अलग हमारे यहाँ ईस्ट यानी कि फिर से याद रखो पूरा चाइना, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, ये पूरा आ जाता है ईस्ट में। तो ईस्ट की सेक्रेड यानी बहुत ही होली, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस किताबें सारी, भगवत गीता आ जाता है, वेदास आ जाता है, ये सारी चीजें, बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं अलग अलग, जैनिज्म स्क्रिप्ट, उपनिषद आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। और वैसे वो लोग ने 50 वॉल्यूम्स यानी कि 50 कॉपीज, अलग 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 पार्ट, 50 वॉल्यूम्स निकाले थे, जिसका पूरा टाइटल था द सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। ओके, तो ये भी उन्होंने किया था। He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. तो देखो मैंने ऑलरेडी बोला वेदास हमारे 4 वेदास है टोटल, ऋग वेदा, समा वेदा, याजुर वेदा, अथर्व वेदा। ये वेद व्यास माना जाता है। वेद व्यास जो थे, आपने अभी अगर फॉलो कर रहे होगे आप महाभारत, ये रामायण महाभारत, उसमें वेद व्यास थे। तो वेद इन्होंने लिखी थी, 4 वेद हमारे लिखी थी। तो उसमें से ऋग वेदा को इन्होंने कंपाइल किया था 6 वॉल्यूम्स में। 6 ये अलग अलग बहुत बड़ी किताबें, अलग अलग टेक्स्ट है। संस्कृत में टेक्स्ट है जिसके बारे में आपको गुड बिहेवियर कैसा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लिखा गया है, गुड बिहेवियर के बारे में लिखा गया है। तो ये सारी बातें उसके अंदर लिखी गई है वेदास के अंदर। तो ये चीजें इन्होंने कंपाइल की थी एंड ट्रांसलेट की थी। इन्होंने ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन, जर्मन भाषा में भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। मैक्स म्यूलर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपके आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैड reevaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars। तो ये लास्ट वाला जो इतना पार्ट है, ये एक अलग ही हिस्टोरियन है, एडवर्ड सेड, जो अभी के उनकी 2003 में ही डेथ हुई थी। ये इन्होंने रिसेंट टाइम्स में ये बोला कि उस जमाने में जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे उनकी राइटिंग्स में इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट पता पड़ता है। यानी कि इन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज किया है इनकी राइटिंग्स को, ओरिएंटलिस्ट लोगों की राइटिंग्स, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स की राइटिंग को क्रिटिसाइज किया है एडवर्ड जी ने, कहते हुए कि इनकी राइटिंग्स में आपको इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट पता पड़ता है। ना व्हाट इज इंपेरियलिज्म? इंपेरियलिज्म इज द पॉलिसी कि आप पावरफुल कंट्री हो, आप दूसरे के ऊपर रूल करते हो, आप दूसरे के ऊपर कब्जा करके उसको अपने अंडर काम कराते हो। ये पॉलिसी को इंपेरियलिस्ट पॉलिसी कहा जाता है। तो ब्रिटिश का इंपेरियलिस्ट पॉलिसी पहले से रहा है, जिसमें वो अलग ज्योग्राफिकल एक्सपांड अपना बढ़ाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपनी मैन पावर का इस्तेमाल करके वो दूसरे पे कब्जा करता है और वहां के लोगों को अपने अंडर काम कराता है। तो ये पॉलिसी इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी थी। तो एडवर्ड सेड का कहना था कि ये लोग इसी चीज को प्रमोट करते थे कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग में। तो ये इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट बताता है कि आप खुद कहीं और से हो। जैसे कि ये लोग ब्रिटिश लोग थे, मैक्स मिलर, विलियम जोन्स, ये लोग, सर विलियम जोन्स, ये लोग ब्रिटिश लोग थे। ये लोग ने इंडिया आके संस्कृत पढ़ के इंडियन टेक्स्ट को इतना फेमस किया एंड उसका क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं आज की तारीख में। सो ये इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट हो गया कि अपना पावर का इस्तेमाल करके दूसरे वाले चीजों की वो लेके चले गए। तो ये एक इनका एडवर्ड का कहना था। ये एक अलग पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लास्ट का पैराग्राफ अलग से पढ़ना है आपको ये। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आइडियोलॉजी है नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या है? अब देखो नाम से ही पता पड़ जाता है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्टिक यानी कि जो बहुत ही ज्यादा नेशन, देशभक्त हम बोल सकते हैं एक तरह से, बहुत ही ज्यादा देशभक्त। नेशनलिस्ट होना मतलब बहुत ज्यादा देशभक्त, इतना कि वो दूसरे देश नॉट कहेगा कि मेरा देश ही सबसे अच्छा है, वो इतना नेशनलिस्ट हो जाता है कि वो बोलेगा कि दूसरे खराब है। तो ये थोड़ा सा एक पॉलिसी है जिसके अंदर अब नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, यानी कि सीधी सी बात है ये इंडियंस लोग ने लिखी होगी। ओके, सो लेट्स रीड द राइटिंग्स ऑफ इंडियन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको कहा कि द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड in the British education system show an inclination
to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. तो एकदम सिंपल लाइन में ये बोल रहे हैं, अभी तक हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के बारे में लिख रहे थे, इंडियन कल्चर के बारे में लिख रहे थे, और जैसे कि हमने देखा वो एक प्रेजुडाइज के साथ लिख रहे थे, इंडियन कल्चर के बारे में कहीं ना कहीं गलत लिख रहे थे, और उनका एक पर्सपेक्टिव जो था गलत था। तो जब इंडिया में ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम चालू किया, हमारे यहाँ पर जो इंडियंस ने इनके अंडर पढ़ा, तो पहले तो वो लिखा है कि हिस्टोरियंस हु वेर ट्रेन्ड अंडर द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही ये लोग ने ट्रेनिंग ली, और जब इन्होंने रियलाइज किया कि ये लोग ने गलत लिखा है, तो उनके अंदर का नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जाग गया, और उन्होंने खुद से अपनी राइटिंग्स लिखी, हिस्टोरियन बन गए वो, एंड वो उन्होंने लिखा कि ये कितना गलत ब्रिटिश राइटर्स लोग लिख चुके हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का सेल्फ ग्लोरी, एंशिएंट ग्लोरी, जो इंडिया इतना हमारा महान है, उसके बारे में हाईलाइट करते हुए इन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट लाया। आगे पढ़ेंगे, देयर राइटिंग्स आर नोन एज, इन्हीं की लिखत, इनकी सारी लिखी चीज को नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी कहते हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय, अब हम महाराष्ट्र की सिर्फ बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसने इंस्पायर किया था? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा होगा, नेशनलिस्टिक बात लिखी होगी, जिससे लोगों के मन में इंडिया के बारे में प्राउड फील हो, वो इंडिया के बारे में पढ़ के प्राउड फील करे, एंड ब्रिटिशर्स जिन्होंने गलत लिखा हो वो सही, मतलब उसको समझे कि ये गलत लिखा गया है। ओके, ही क्रिटिसाइज्ड द प्रेजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको यही बात बोल दी ऑलरेडी कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करना यानी किसी को बोलना कि आप गलत हो करके, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारी हिस्ट्री लिखी थी एक गलत माइंडसेट के साथ। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन ईरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का, गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखने की ट्राई की, एंड दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। ओके, अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिस्टोरियंस जो थे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, कभी कभार इनको ब्लेम किया जाता है कि ये इतने नेशनलिस्टिक हो चुके थे कि ये लोग ने हिस्टोरियोग्राफी का जो रूल था, क्या रूल था? क्रिटिकल एनालिसिस, उसको इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल ट्रूथ से थोड़ा सा डाइवर्ज हो गए थे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी। ओके, तो ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश, लेट मी जस्ट टेक दिस पेज अप, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, एंड अनंत सदाशिव आटलेकर are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians। तो ये इतने सारे जो नाम थे, आपको कम से कम इसके अंदर से 5 नाम तो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, जिसमें से बहुत फेमस नाम सावरकर जी का देखा मैंने, सावरकर एंड रानाडे, गोविंद रानाडे, जस्टिस रानाडे के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो ये कुछ नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये हिस्टोरियंस रहे हैं, पॉलिटिशियंस रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हमारे मूवमेंट में, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़े थे, उससे उन्होंने सीखा कि ब्रिटिश लोग कितना गलत कर रहे हैं हमारे साथ, और उन्होंने देखा कि ब्रिटिश राइटर्स लोग ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस लोग ने कितना गलत लिखा हुआ है। तो ये लोगों ने अपने पेन के सहारे, कलम के सहारे अच्छी और नेशनलिस्टिक, कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखी, एंड लोगों को अवेयर किया, लोगों को पहले तो प्राउड फील कराया हमारे इंडियन होने का, एंड उनके अंदर नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो पूरी ले सके फॉर्म, वो भावना जगाई। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे हिस्ट्री में। ओके, आगे पढ़ेंगे, डू यू नो पढ़ते थोड़ा सा। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जैसे मैं आपको ऑलरेडी अभी मैंने कहा था, जस्टिस रानाडे के नाम से भी फेमस है, हैज एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ मराठा एम्पायर इन ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक
द राइज ऑफ मराठा पावर। तो जस्टिस रनाडे ने बुक लिखी थी द राइज ऑफ मराठा पावर। उसमें उन्होंने मराठा एम्पायर के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था कि मराठा एम्पायर कैसे उत्पन्न हुआ। ये कोई अचानक से रातों रात मराठा एम्पायर बन गया, ऐसा नहीं था। बहुत लॉन्ग स्ट्रगल थी उसके पीछे, मराठा एम्पायर बिल्ड होने के पीछे। तो ये उन्होंने बात कही है। अकॉर्डिंग टू हिम, इट वाज नॉट लाइक अ सडन इरप्टेड forest fire, but the ground for it in Maharashtra on the social, cultural, religious levels was getting ready over a prolonged period. तो ऑलरेडी मैंने आपको यही बात बोली कि रातों रात हुआ मराठा एम्पायर डेवलप हुआ था, ऐसा नहीं था। वो बहुत अलग अलग बेस्ड पे सालों लगे थे उसको डेवलप होने में। आगे पढ़ेंगे। रजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटमोलॉजी, ग्रामर एटसेट्रा। सो वी के राजवड़ जो है, ये आपको फोटो जैसे दिख रही है, इन्होंने मराठी में खास करके बहुत लिखा। एंड इन्होंने कौन से टॉपिक में लिखा? हिस्ट्री पे लिखा, लिंग्विस्टिक्स यानी लैंग्वेज बेस पे लिखा। एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी इज द स्टडी के वर्ड्स कैसे फॉर्म हुए, ये सारे वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स कैसे फॉर्म हुए, नेमिंग ऑफ वर्ड्स बेसिकली, कैसे ये सब डिराइव हुआ है। कम हमने एप्पल को एप्पल क्यों कहा, हमने पेन को पेन क्यों कहा। तो ये जो वर्ड्स की स्टडी होती है, रूट ढूंढने की कोशिश करना, वो दैट इज कॉल्ड एटमोलॉजी। एंड ग्रामर, तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर रजवाड़े जी ने मराठी में लिखा काफी। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। वो एक फर्मली बिलीव करते थे, स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। ही कंपाइल्ड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठाच्या इतिहासाची साधने। तो देखो ये फिर से मराठी वर्ड में पूरा ये आपको पढ़ना है। मराठाच्या, मराठी का, मराठाच्या इतिहास यानी हिस्ट्री, साधने उसका राइटिंग्स, सो की टूल्स बेसिकली। तो 22 वॉल्यूम्स यानी कि उनके टोटल 22 बुक्स अवेलेबल है। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स। प्रीफेस क्या होता है? जो बुक के पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस कहा जाता है उसको। तो उन्होंने बहुत स्कॉलरली यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, बहुत पढ़ के आपको लाइक पावरफुल फील होगा कि ये क्या बुक कितनी इंटरेस्टिंग होगी करके। दैट इज वेरी स्कॉलरली प्रीफेस लिखा है उन्होंने सारी 22 वॉल्यूम्स के बारे में। ही स्टेटेड, उसमें उन्होंने कहा, हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके हिसाब से हिस्ट्री के अंदर पास्ट सोसाइटीज का सभी बात आना चाहिए। ऑल इंक्लूसिव यानी हर एक बात आना चाहिए। कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले लोग सिर्फ राजाओं के बारे में लिखते थे, पहले सिर्फ जगहों के बारे में लिखते थे, फिर किंगडम के बारे में लिखते थे, फिर राजा के अच्छे डीड्स के बारे में लिखते थे, फिर अच्छे बुरे सारे डीड्स लिखने लगे, फिर नॉट ओनली राजा से रिलेटेड, उससे आसपास जितने लोग हैं उसके बारे में लिखने लग गए। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में भी देखा था एंड फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी था वो कैसे बढ़ गया था। तो इनका वी के राजौड़े का भी यही मानना था कि हिस्ट्री के अंदर ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर। इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल बातें, कॉन्स्पिरेसीज, वॉर की बातें, पावर सीजिंग की बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source। देखो फिर से ये इनका भी वही मानना था कि क्रिटिकल एनालिसिस करना और ऑथेंटिक एविडेंस के बेस पे लिखना वही हिस्ट्री है। ऑल राउंड बातें लिखना, पर्टिकुलर पास्ट इवेंट्स के बारे में, वही हिस्ट्री है, सिलेक्टिव होके नहीं लिखना। ओके, द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग of the independence movement of the Indian people against the British। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूं कि हिस्टोरिकल जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो लिखी गई थी, जो ऊपर वो लोग ने, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखा, उससे एक मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट क्रिएट हुआ था। तो उसी की यहाँ पे बात कर रहे कि ट्रिगर कर दिया था उसको कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे इंडिया को एकजुट, एक सबके अंदर एक ही फीलिंग आ गई थी कि नहीं, ब्रिटिश रूल गलत है, हमें फ्रीडम चाहिए।
तो इसी के वीर सावरकर, मैंने ऊपर ये भी बात मेंशन की थी कि सावरकर एक और फेमस नेम था उसके अंदर, जो एक कॉमन नेम था जो हमने पढ़े थे। ओके, तो विनायक डी सावरकर, दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इन दिस एस्पेक्ट द बुक इंडियन वॉर, इन्होंने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 माना जाता है, इट इज द राइजिंग, हमने पहली बार एकजुट होकर पूरे देश ने एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दैट इज 1857 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जब से हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन एकदम स्ट्रांगली एज अ नेशन पूरी तरह से एक साथ होके चालू किया था, नेशनल मूवमेंट। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी, विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री टू, और इससे रीजनल हिस्ट्री को भी मोमेंटम मिला। रीजनल यानी कि अलग अलग रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, तो ये रीजनल हिस्ट्री के बारे में भी लोग लिखने लगे। ये एक पुश मिला, मोमेंटम मिला, यानी कि उसको एक बढ़ोतरी मिली कि ऐसा भी हम राइटिंग कर सकते हैं, हमें रीजन्स के बारे में भी लिखना चाहिए। तो अलग अलग रीजन्स का राइटिंग भी चालू हो गया। As a result, the attention of the historians was drawn to the geographical conditions and the history of South Indian regions. तो जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया कि रीजन यानी कि अलग अलग रीजन के बेस पे लिखना, तो यहां पर जैसे कि ये जैसे ही हुआ तो लोग अब अलग अलग रीजन के बारे में लिखने लगे, वैसे हम लोग साउथ इंडियन रीजन्स के बारे में पढ़ने लगे, उसके बारे में हिस्ट्री लिखने लगे। सो अब यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया, विच वॉज अलग अलग आइडियोलॉजीज, जिसके अंदर हमने देखी कि ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी, ओके, एंड कॉलोनियल आइडियोलॉजी क्या थी, हिस्टोग्राफी की आइडियोलॉजी क्या थी। आगे हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। अब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है, पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा, आगे हम कैसे हिस्टोग्राफी कैसे अब चेंज हुआ, हम लोग हिस्टोग्राफी का पूरा एंशिएंट टाइम से लेते हुए अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। नाउ along with writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. तो ये ऑलरेडी हम बात जान गए कि हम डिनास्टिक हिस्ट्री तो लिखते आ रहे थे राजाओं महाराजाओं की, साथ में अब हम कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक ये भी हम लिखते आ रहे थे। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस era begin to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा जो था, तब लोगों ने जाना, ये समझा कि हमें अलग अलग और बातें इंक्लूड करनी चाहिए हिस्ट्री लिखते वक्त। दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अलावा कल्चरल एस्पेक्ट्स भी लिखना चाहिए, साइंसेस, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी बातें इंक्लूड करनी चाहिए, कम्युनिटीज इंक्लूड करनी चाहिए। तो इसी के बेस्ड पे 3 दूसरी आइडियोलॉजिकल स्कूल्स आते हैं। ऊपर हम लोग ऑलरेडी 3 देख चुके हैं, नीचे अब फिर से 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स आते हैं, दैट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म के बारे में हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स के नाम से ये पहली बात तो ये मार्क्सिस्ट थियरी आती है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो पावर है बेसिकली, इंडस्ट्रियल पावर जो हम है, वो कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। ये अब एक थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं कि इकोनॉमिकल टाइप है, इकोनॉमी एक कैसे चलानी है, एक देश की इकोनॉमी कैसे चलानी है, देयर इज अ स्टाइल ऑफ इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, कम्युनिज्म होता है, दैट इज कम्युनिज्म होता है, कम्युनलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिज्म होता है, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। तो ये कम्युनिज्म ही मार्क्सिज्म से मतलब ये कनेक्टेड ही है, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, पावर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कुछ ही के हाथ में है। फ्यू आर कंट्रोलिंग ऑल द एसेट्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड उसके नीचे क्लासेस बन चुके हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर, ये क्लास बन चुके हैं। एंड वो लोग सारे के सारे टॉप क्लास जो अपर क्लास है, वो लोग के अंडर काम करते हैं।
यानी कि अपर क्लास वाले यानी कुछ सिलेक्टेड लोग ही, few percent of people control the whole other percentage of the population. तो that is capitalist economy, जिसके अंदर ये एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे से लोअर, उनसे लोअर लोगों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, that is capitalist. कम्युनिज्म, जबकि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म क्या कहता है कि कैपिटलिस्ट हटाओ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पावर ऑफ प्रोडक्शन इक्वली डिवाइड करना है, दैट इज कम्युनिज्म. और सोशलिज्म भी वैसा ही लॉजिक है, कम्युनिज्म सोशलिज्म भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है. सोशलिज्म भी कहता है कि पूरे सोसाइटी में सोशली, पब्लिकली ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड होना चाहिए सब कुछ. आज की तारीख में जनरली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में कोई भी पूरी तरह से कैपिटलिस्ट या पूरी तरह से सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं है. मोस्टली सब लोग सोशलिस्ट है. इंडिया भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करता है. ओके. चाइना एक पूरा अलग तरीके से ही अपना चलाता है, तो वो एक अलग ही बात हो जाएगी. अमेरिका को हम कैपिटलिस्ट काफी मानते हैं कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे बेस्ड चलता है कि मैक्सिमम पावर कुछ लोग के हाथ में है और बाकी लोग उनके अंडर काम करते हैं. इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स है ये सारे. तो यहाँ पर मार्क्सिज्म की हम बात करेंगे फिर से. लेट्स बैक टू द टॉपिक, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि मैंने आपको कहा, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेर एट द सेंटर इन द राइटिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. तो जो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, इनकी राइटिंग में आपको क्या बातें मिलेगी, जो कहते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारी बातें जो है जिससे एक देश की इकोनॉमी चलती है, वो सब कुछ जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए. वो किसी दो तीन लोगों के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए. ये बातें आपको देखने मिलेगी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की राइटिंग में. अकॉर्डिंगली उसी के मद्देनजर रखते हुए, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का मेन मुद्दा क्या रहा है लिखने के पीछे? हर एक इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, हर एक सोशल इवेंट जो हुआ है उसके बारे में, उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हुआ है, इंपैक्ट क्या हुआ है यानी उसका असर क्या हुआ है, उसके ऊपर लिखना इज मार्क्सिज्म हिस्ट्री. ओके. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. हमारे यहाँ पे बहुत बेकार सा डिवीजन है कास्ट सिस्टम का, जिसके अंदर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शूद्रस, और लोअर एकदम जो है. तो ये सारा हमारे यहाँ पे क्लास सिस्टम जो है, जिसके अंदर हम पहले से देखते आए कि अपर कास्ट वाले सारा कंट्रोल अपने अंडर रखते हैं और लोअर कास्ट को दबाते हैं. सो यही पॉलिसी नहीं चाहिए. ये सारी बातें यहां पर है. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideology, तो जो इंडियन थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अपनाई थी, उनका नाम था दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notably. जिसके अंदर कॉमरेड डांगे was one of the founder members of Indian Communist Party. तो कॉमरेड डांगे जो थे, जो ऊपर यहाँ पे आपने नाम देखा, अमृत, श्रीपद अमृत, एक्चुअली अमृत है ये, अमृत डांगे, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चालू की थी. कम्युनिस्ट पार्टी का कहना क्या है, इनका कहना, ये 13 साल जेल में भी रहे थे इसके लिए. ब्रिटिश इंडिया के टाइम थे और इनको ब्रिटिशर्स ने 13 साल जेल में भी रखा था. इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चालू की थी, जिसका मेन मुद्दा ये था, पावर शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल इक्वली. पावर जो है, प्रोडक्शन पावर जो है, वो सबके अंदर इक्वली डिवाइड होना चाहिए. आगे पढ़ेंगे. इनकी किताब का नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. तो आज हम कम्युनिज्म से स्लेवरी पे आ चुके हैं. आप हम पे स्लेव्स की तरह, हमको स्लेव्स बना के रख रहे हो, आप हम पे स्लेव्स की तरह रूल कर रहे हो, ये इनका कहना था. ओके. नेक्स्ट है हमारा जो आइडियोलॉजी, सबल्टन हिस्ट्री. सबल्टन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सबऑर्डिनेट. आपके ब्रिटिश लोग यूज करते थे अपने आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी में सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बताने के लिए. यहां पर सबल्टन हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, यानी कि लोअर, आपसे नीचे वाला. तो इसको हिस्टोरियंस ने ये वर्ड का, सबल्टन वर्ड का मीनिंग लिंक किया टू बॉटम मोस्ट से.
जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, जो सेकंड थर्ड में आते हैं, जो सबसे नीचे आते हैं, तो सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी कि नीचे जो आते हैं क्लासेस, उनकी हिस्ट्री के बारे में। द सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। तो ये इसको इंस्पिरेशन यानी कि ये आइडियोलॉजी कैसे आई, तो वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से ही उत्पन्न होती है। द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society। तो जो ये एंटोनियो करके है इटालियन हिस्टोरियन, इनका ये मानना था कि हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए जो सबसे सोसाइटी में सबसे लोअर। हमने हिस्ट्री कहां से लिखना चालू किया? राजा महाराजाओं से। दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल, राइट। तो इनका कहना है कि हिस्ट्री तो नीचे के लेवल से लिखी जानी चाहिए। वी शुड गो ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर जाना है, नॉट ऊपर से नीचे आना है। हमें सबसे लोअर लेवल से चालू करना है सोसाइटी में और उनके बारे में लिखना है। वो लोग का क्या पर्सपेक्टिव्स है, उनकी क्या राय है, उनकी क्या लाइफ है, उनके क्या स्ट्रगल्स है। हमें नीचे लेवल से चालू करके ऊपर की तरफ जाना है। ये पॉलिसी है सबाल्टर्न हिस्ट्री। तो जिन्होंने बेसिकली लोअर यानी यहाँ पे इनके हिसाब से बॉटम मोस्ट रैंक्स क्लासेस के बारे में लिखा, वो सारे टाइप ऑफ आइडियोलॉजी सबाल्टर्न हिस्ट्री में आता है। आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट द सबाल्टर्न मीन्स, यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इट मीन्स सबाल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक, सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे वाले। ओके, सो यहां पर आंबेडकर जी का फोटो आप ऑलरेडी देख सकते हो और आप ऑलरेडी जानते हो कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कितनी दलित, वो खुद एक दलित थे, एंड कितना उन्होंने दलित कास्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे हैं। ओके, सो वो हम पढ़ेंगे अभी। Folklore has been considered as very important source of writing subaltern histories। तो folklore यानी कि जो हम ओरल स्टोरीज हम कैरी फॉरवर्ड करते, सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स या बातें, कहानियां ओरली जो फॉरवर्ड करते, वो एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है हमारे लिए सबाल्टर्न हिस्ट्रीज के बारे में। रंजित गुहा जो थे हिस्टोरियन, an Indian historian played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography। तो इन्होंने बहुत ये आइडियोलॉजी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ राइटिंग ही क्रिएट कर दिया इन हिस्टोग्राफी की। सबाल्टर्न हिस्ट्री भी एक तरह का राइटिंग है जिसके अंदर आप लोअर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, बॉटम मोस्ट कास्ट के बारे में लिखते हो। ओके, हालांकि इसके पहले, however, we may have point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar। तो जब तक ये सबाल्टर्न हिस्ट्री आइडियोलॉजी कीवर्ड नहीं था, ये टर्म यूज नहीं हुआ था, उसके पहले ऑलरेडी महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लोअर कास्टों के बारे में लिख चुके थे। महात्मा फुले जी ने हिस्ट्री ऑफ शूद्र, मैंने पहले आपको बताया शूद्र जो लोअर कास्ट है, शूद्र इज अ कास्ट का नाम है। शूद्र अति शूद्र कम्युनिटीज के बारे में अपनी किताब गुलामगिरी, उन्होंने नाम ही किताब को दिया गुलाम, गुलाम यानी स्लेव। तो हमने हमारे इंडिया में ये पहले से चलते आया है कि लोअर कास्ट वालों को हमने हमारा स्लेव करके बना के रखा हुआ है। तो ये एक जो सिस्टम है, इसके बारे में महात्मा ज्योतिराव फुले ऑलरेडी अपनी किताब में लिख चुके थे। He drew attention to the exploitations of women, shudras and अतिशूद्र, अतिशूद्र मतलब उनसे भी ज्यादा, done under the name of religion। रिलीजन के नाम पे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अपने यहाँ पे इंडिया में रिलीजन के नाम पे औरतों के साथ, वुमेन्स के साथ, शूद्रज एंड अतिशूद्र यानी लोअर कास्टों के साथ जो अन्याय हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसके बारे में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ऑलरेडी लिखा था। The terms शूद्र and अतिशूद्र indicates bottommost rank in the caste system। कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे आने वाले जो है उसको शूद्र और अतिशूद्र कहा जाता है। The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography। तो जो दलित है, जो बैकवर्ड, जो लोअर मोस्ट कास्ट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान, आधा इंडिया से, मतलब इंडिया में कितना पॉपुलेशन वही था, तो उनको हमने इग्नोर कर दिया था। हमने नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में भी उनकी कोई बात नहीं की थी, हमने कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में भी उनका कोई जिक्र नहीं किया था।
वो इग्नोर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी रहे हैं और इग्नोर्ड पार्ट ऑफ हिस्टोग्राफी रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने इसी बात पे फोकस करते हुए और दूसरे सबल्टन हिस्टोरियंस लोग ने इसी बात पे फोकस करते हुए इनके बारे में भी, इनको भी हिस्ट्री में इंक्लूड करना जरूरी समझा और जरूरी है, क्योंकि इनके वजह से भी हमारे कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ बहुत जुड़ी हुई है। ओके, सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, इसी बात पे फोकस करते हुए कंसिस्टेंटली उन्होंने किताबें लिखी थी, 2 किताब, जिसका नाम था हु वर द शूद्रज, शूद्र, शूद्र जो ऊपर हम वर्ड पढ़ चुके, तो ये कौन है, लोअर कास्ट कौन है, हु आर द शूद्रज, हु आर द शूद्रज। एंड दूसरी बुक थी द अनटचेबल्स। तो लोअर कास्ट को जैसे आप जानते होंगे हम अनटचेबल्स भी बोलते थे, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, लाइक उनके छूने से भी हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा ब्राह्मण्स का पहले मानना था और अपर कास्ट वालों का मानना था। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ पे आज तो फिलहाल तो बहुत कम देखने मिलती है, लेकिन सिटीज में तो बहुत ही कम देखने मिलती है ऐसी सब बातें, बट रूरल में कहीं ना कहीं आज भी ये लोअर कास्ट अपर कास्ट का एक फाइट जारी है। ओके, तो इन्होंने द अनटचेबल्स एंड हु वेर द शूद्रस ये 2 किताबें लिखी थी, विच आर द एग्जाम्पल्स, जिसको हम सब अल्टन टाइप ऑफ हिस्ट्री कह सकते हैं। सब अल्टन, जिसके अंदर हम लोअर मोस्ट बॉटम मोस्ट क्लास के बारे में लिखते हैं किसी भी सोसाइटी के। सो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का फोटो भी आप देख सकते हो, इज नोन फॉर राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। फिर हमारा लास्ट पार्ट है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। सो फेमिनिस्ट का मीनिंग आपको पहले समझना है। सबसे पहले फेमिनिस्ट का मीनिंग आज की तारीख में, टुडेज वर्ल्ड, टुडेज जनरेशन में फेमिनिस्ट बहुत ही गलत वर्ड लिया जाता है, बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। फेमिनिस्ट वर्ड एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी। फेमिनिस्ट जो कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं, वो बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव में है कि फेमिनिस्ट का मीनिंग ही आज की तारीख में बदल चुका है। फेमिनिस्ट का ओरिजिनल मीनिंग ये था कि वुमेन्स को जो हमने पहले से डिग्रेड करके रखा था, दबा के रखा था, एक्सप्लॉइट करके रखा था, उनको वो सब ना करना और उनको भी इक्वल राइट्स देना, इक्वल जस्टिस देना, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना एज मेन। जैसे मेन को सारी जो सोसाइटी ने देते आ रहे हैं, वैसे वुमेन को भी ट्रीट करना चाहिए विद इक्वल रिस्पेक्ट, विद इक्वल एवरीथिंग, इक्वालिटी। तो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी स्टार्टिंग में जब आई थी तो वो इक्वालिटी के बेस्ड पे थी, लेकिन आज की तारीख में फेमिनिज्म का मीनिंग एक तरह से बुरी तरह से देखा जाता है कि फेमिनिस्ट मतलब मेल डोमिनेटिंग को नीचे करना, नीचे दिखाना फेमिनिज्म माना जाता है, जो कि बहुत गलत है। बहुत खुद फीमेल्स लोग बहुत गलत, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स, बहुत लोग ये गलत सिस्टम दिमाग में लेके चल रहे हैं, आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं कि फेमिनिज्म का मीनिंग है मेल को दबाना एंड फीमेल को प्रमोट करना। तो ये फेमिनिज्म नहीं है, दैट इज रॉन्ग। फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, कि वुमेन को भी इक्वल लेवल पे लाना, मेन को भी इक्वल लेवल पे लाना। तो ये दोनों में फर्क है, इक्वल में लाना और एक होता है कि मैं बड़ा तू नीचे। तो ये आजकल चलते आ रहा है फेमिनिज्म के नाम पे, जो कि बहुत गलत हो रहा है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री, तो अभी तक आपने देखा कहीं भी पूरे चैप्टर में हिस्टोग्राफी में हमने फीमेल रिलेटेड कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। तो यही प्रूफ है कि हमने वुमेन लोग को पहले से ही डिग्रेड, बहुत ही दबा के रखा था, एक्सप्लॉइट करके रखा था। तो ये जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया में वुमेन्स लोग को भी हम एजुकेशन देने लग गए, हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हो जाते थे, वुमेन लोग को हम लोग सती एंड ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी। तो ब्रिटिशर्स लोग ने ये एक अच्छा काम किया था, ये सारी चीजें रोकी थी एंड मॉडर्न एक सिस्टम लाए थे, जिसके अंदर वुमेन को भी उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया था। एंड महात्मा ज्योतिराव फुले एंड उनकी वाइफ सावित्री बाई फुले, ये तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने वुमेन के लिए पहली स्कूल्स पुणे में खोली थी। तो ये धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम जैसे आया, तो ये वुमेन लोग को भी हम आगे ला रहे थे, बेटरमेंट की तरफ ला रहे थे। तो ये जो ओरिजिनल फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, इसके बारे में लिखना, यानी फीमेल्स के बारे में लिखी गई चीजें, उनके राइट्स के बारे में लिखी गई चीजें, दैट आइडियोलॉजी इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री। लेट्स रीड इट। Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history. तो जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ मेल लोग ही लिख रहे हैं हिस्ट्री,
ओके, एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन द हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड। तो इसके वजह से वुमेन लोग का जो भी हिस्ट्री रहा है, उनका जो योगदान रहा है वो नेग्लेक्ट हो रहा है। बट हमने इसमें कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन हमने जब अकबर के बारे में पढ़ा था तो उनके टाइम पे उनके मदर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे मुगल पीरियड में, और उनकी काफी हिस्ट्री लिखी गई है, बस वो हमें मेंशन नहीं था। तो ये सारी चीजें है ना, अब एकदम हम इस जमाने में आ चुके हैं कि हमने रियलाइज कर दिया है कि वुमेन को कितना इल ट्रीट किया गया है। तो वो अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस आ गए जिन्होंने वुमेन क्लास को प्रमोट किया और कहा कि नहीं, वुमेन को भी साथ लेना है, वुमेन को भी साथ लेके चलना है, मेन वुमेन शुड बी इक्वली गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। सो लेट्स रीड अहेड। टू हाईलाइट दिस फैक्ट, इसी बात को हाईलाइट करने के लिए was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. तो ये सारी बातें बहुत जरूरी थी कि वुमेन की पोजीशन फिर से जो लोअर पे रखी हुई है उसको इक्वल लेवल पे लाना और उसको वो रिस्पेक्ट और वो पावर देना जो वो डिजर्व करती है। Among women authors writing about women in 19th century common era, ताराबाई शिंदे वॉज फॉरमोस्ट वन। तो ताराबाई शिंदे आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जिन्होंने वुमेन हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया। शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। तो जो मेल डोमिनेटिंग सिस्टम चल रहा था, पैट्रैकी बोलो या जितना भी कास्ट सिस्टम है, जहां पे भी मेल डोमिनेंस चल रहा था पूरा हमारे इंडिया में, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट अटैक करते हुए उन्होंने लिखा स्त्री पुरुष तुलना। तो ये देखो, ये भी मराठी स्त्री पुरुष तुलना, यानी हिंदी वर्ड है, मराठी वर्ड है, दोनों ही। स्त्री पुरुष यानी कि फीमेल एंड मेल, तुलना करना यानी कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल। ये किताब उन्होंने लिखी 1882 में, एक्नॉलेजिंग एज द फर्स्ट, ये पहली फेमिनिस्ट बुक मानी जाती है इंडिया की। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वाज पब्लिश्ड, द हाई कास्ट हिंदू वुमन। तो इनकी बुक का नाम था हाई कास्ट हिंदू वुमन। The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी बातों पे उनकी पॉलिटिकल राइट्स, उनके एम्प्लॉयमेंट में उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सारी टॉपिक्स के ऊपर किताबें लिखी गई। Among the recently published feminist literature, मीरा कोसंबी's book Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is of importance. तो मीरा कोसंबी की किताब है Crossing Thresholds, Feminist Essay in Social History, ये किताब का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है रिसेंट टाइम्स में। It contains essay on the life stories of women like पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रुक्माबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो ये नाम याद रखना है, डॉक्टर रुक्माबाई जो पहली डॉक्टर मानी जाती है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मानी जाती है। इन लोगों के ऊपर एसेज लिखे गए हैं इस किताब के अंदर। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of दलित, दलित लोग का व्यू पॉइंट क्या था उसको चेंज करते हुए बहुत सारा टेक्स्ट बाहर आ रहा है। दलित वुमेन लोग का क्या रोल रहा है वो सब बाहर आ रहा है। डॉक्टर शर्मिला रेगेज work is notably in this context. Her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies, तो इसके अंदर उन्होंने अलग अलग दलित वुमेन की ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, उनके बारे में लाइव जो उनके ऊपर बीती है, उनकी स्टोरीज के बारे में लिखी गई है डॉक्टर शर्मिला रेगे के अंदर, इनकी किताब में उन्होंने लिखा है। आगे पढ़ेंगे, डू यू नो भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। पब्लिकेशंस ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him as Riyasatkar. He published several volumes of Marathi history. तो ये बस नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, मुझे लगा कुछ फेमिनिस्ट हिस्ट्री से होगा। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. अब एक जनरल बात करें, चैप्टर खत्म हो रहा है, तो हमने अलग अलग आइडियोलॉजीज देख ली कि इनका पर्सपेक्टिव एक फिक्स था। इन्होंने सिर्फ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, इन्होंने बस नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, इन्होंने बस कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो ये हमने आइडियोलॉजी देख ली। अब यहां पर हम लिख रहे हैं कि कुछ बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस ऐसे भी थे
जो कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते थे, वो किसी एक को सपोर्ट नहीं करते थे, वो एक कॉमन न्यूट्रल ग्राउंड रखते थे। अमॉन्ग देम उसी में है सर जदुनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियाद सत्कार, जीएस सरदेसाई। अच्छा, हमने ऊपर अभी जो पढ़ा रियाद सत्कार, उसी के बारे में ये है। तो ये लोग बहुत ही न्यूट्रल वे में लिखते थे, ये कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते थे। एंड त्र्यंबक सरकार, सेजावलकर आर नोटवर्दी। ये लोग हिस्टोरियंस के नाम है, बहुत ही थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल है नाम, आप लोग स्पेलिंग अच्छे से इसकी याद रखना थोड़े से। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फाड़के, रामचंद्र गुहा etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. Thus, it is evident that Indian historiography has been influenced greatly by the social political movement. It seems that some part of Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. तो पूरे चैप्टर से एक सिंपल सा ये लोग ने बोला है कि ये एकदम देखा जाता है कि हमारा जितना भी हिस्टोग्राफी का मूवमेंट रहा है वो सोशल पॉलिटिकली के वजह से बहुत अफेक्ट हुआ है, सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत अफेक्ट हुआ है। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीजें भी है वो हमने कवर किए। एंड दिस वाज द चैप्टर एंड हमने सेकंड चैप्टर खत्म किया, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन रिलेशन क्या था हिस्टोग्राफी का। एंड आई होप आपको ये चैप्टर में मजा आया होगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड कोई डाउट्स होगा या कोई नेक्स्ट आपको, मैं कोशिश करूंगा सारे चैप्टर एक बाय एक हम सारे पूरा साल जो भी हमारा है, लॉकडाउन पीरियड तो अभी पता नहीं कब तक चलेगा, बट ये ऑनलाइन लर्निंग हमारी जारी रहेगी। एंड मैं कोशिश करूंगा हर एक सब्जेक्ट को जितना हो सके चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाते रहूंगा। प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय।